नाउ कम टू लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन। ओके, अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन, लिमिटेशन एक्ट। ओके, ध्यान से जरा अंडरस्टैंड करिएगा। एक बात बताइए छोटी सी, अगर जून में आपका एग्जाम ना होता, ठीक है, एक सेकेंड के लिए इमेजिन करिए, तो क्या आप यहां बैठ के पढ़ाई कर रहे होते? सिंपल आंसर यस और नो। अगर इंस्टीट्यूट ने आपसे ये कहा होता कि जब तुम्हारा प्रिपेयर हो जाए तब हमको एक चिट्ठी लिख देना, ठीक है, हम तब आपका एग्जाम दे देंगे, तो आपको क्या लगता है कि एक ग्रुप के लिए कितना समय चाहिए होता आपको? 5-10 साल? हाँ, और क्या? हाँ हाँ, अरे इतना भी याद करिए, स्कूल में जब आप एग्जाम देने जाते थे तो जब तक पेपर बंटना नहीं शुरू होता था, है ना, तब तक वो किताब आखिरी तक, किताब ऐसे बंद होती थी, आप भी टिल्ट होते रहते थे, है ना, करते करते। और लकीली कुछ बच्चे बड़े प्राउड से बताते थे, जो आखिरी में पढ़ा था, ये देखो ये देखो, है ना। सो प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट की भी अगर बात करें, अगर इंस्टीट्यूट ने ना कहा होता कि भाई 1 जून से आपका एग्जाम है, तो शायद आप यहाँ बैठ के पढ़ाई ना कर रहे होते। दैट मीन्स हर चीज का टाइम लिमिट बहुत जरूरी है। अगर टाइम लिमिट प्रोवाइडेड नहीं होगा, देन इन दैट केस हम लोग उस चीज के लिए सीरियस नहीं होंगे। बिल्कुल यही चीज लॉ में भी देखी गई कि जो भी सूट फाइल करे जाते हैं, अपील फाइल करी जाती हैं, एप्लीकेशंस फाइल करी जाती हैं, इन सब का एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है। हम लोग ने इतने सारे एक्ट देखे हैं, हर जगह कॉमन लाइन आप देखते हैं, केस फाइल करने का टाइम इतना लिमिट होता है, अपील फाइल करने का टाइम 60 डेज, 45 डेज, 30 डेज। ये जो टाइम लिमिट्स हैं, इन्हीं लिमिट्स को जिस एक्ट में मेंशन किया गया है उसको क्या कहा जाता है? लिमिटेशन एक्ट। नाउ वैसे तो हर एक्ट ने अपनी सेपरेट लिमिटेशन पीरियड्स प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट अपना बताता है इतने दिन में फाइल करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ने अपना बताया इतने दिन में फाइल करो, ठीक है। अगर किसी एक्ट ने अपनी खुद की टाइम लिमिट्स नहीं दी हैं, तो उसके ऊपर कौन से एक्ट की टाइम लिमिट्स एप्लीकेबल हो जाएंगी? लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट ने इन जनरल टाइम लिमिट्स बता दी है हर चीज की। अगर इस चीज का केस है तो इतने दिन में फाइल करो, इस चीज का केस है तो इतने दिन में फाइल हो जाना चाहिए। और अगर उतने दिन में आपने फाइल नहीं किया, देन इट बिकम्स टाइम बार्ड। ये वर्ड सुना है पहले कभी? टाइम बार्ड हो जाना, बियॉन्ड टाइम चले जाना। टाइम बार्ड अगर हो गया है, अब आपके केस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो जैसे इमेजिन करिए, मान लीजिए आज आपने हमारे 500 रुपए चुरा लिए, ठीक है, तो हमें बड़ा दुख हुआ, हमने केस किया, कंप्लेन किया, ठीक है, कंप्लेन किया आपको। लेकिन फिर हमने सोचा कि अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, जून में एग्जाम है बच्चों का, तो हमने आपके खिलाफ आज केस नहीं किया, ठीक है। फिर 25-30 साल बाद हम रिटायर हुए, फिर हम एक दिन खाली बैठे थे, बोर हो रहे थे, तब हम कोर्ट में गए और हमने कोर्ट में जाके कहा कि आज से 30 साल पहले, ठीक है, इन्होंने हमारे 500 रुपए चुराए थे, उसका केस हम आज करने वाले हैं। जस्टिफाइड नॉट जस्टिफाइड? आज हम आपको जेआईजीएल पढ़ा रहे हैं और आपको बुरा लग गया, हमने कुछ कहा, आपने कहा ये तो डिफेमेशन कर दिया इन्होंने हमारा, है ना। अब आपने कहा लेकिन भाई जेआईजीएल का एग्जाम भी देना है ना, अभी इनको नाराज भी नहीं कर सकते, तो आपने अभी हमारे खिलाफ कुछ नहीं किया। फिर 50 साल बाद, आप तो 50 साल बाद रिटायर होंगे ना, हम 25 साल बाद रिटायर होंगे, 50 साल बाद आप कह रहे नहीं हमें तो लग रहा है 10 ही में हो जाएंगे हम रिटायर, है ना। ओके, सो 50 साल बाद जब आप फ्री बैठे थे, तब आप कोर्ट में गए और आपने कहा कि 50 साल पहले जब हम जेआईजीएल में लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे थे, तब इन्होंने हमारा डिफेमेशन किया था और आज हम इनके खिलाफ केस करना चाह रहे हैं। जस्टिफाइड नॉट जस्टिफाइड? इसका मतलब अगर ऐसी टाइम लिमिट्स प्रोवाइडेड नहीं होंगी तो लिटिगेशन का तो कोई एंड ही नहीं होगा। 100 साल पहले आपने ऐसा किया था, 200 साल पहले ऐसा किया था, कह रहे नहीं, हर चीज की टाइम लिमिट प्रोवाइडेड है। अब अगर एक्ट ने कह दिया, लेट से किसी चीज का डिफेमेशन का केस करने के लिए लेट से 3 साल का समय है, 3 साल तक आपके पास अधिकार है केस करने का। 3 साल तक अगर आपने केस नहीं किया तो फिर आपकी केस करने की पावर क्या हो जाएगी? टाइम बार्ड, ठीक है। नाउ एक बात समझिएगा, ये जितने भी टाइम लिमिट्स हैं ये सब कहां दिए हुए? लिमिटेशन एक्ट में। लेकिन ये लिमिटेशन एक्ट सब जगह नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर किसी एक्ट ने खुद की टाइम लिमिट्स दी हैं तो उसके ऊपर वही टाइम लिमिट्स लगेंगी, और अगर कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने सीएसईटी में पढ़ा हो, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन पढ़ा था कि अपील फाइल करने का इतना समय है,
एप्लीकेशन फाइल, सूट फाइल करने का, नो। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो कितने टाइम में केस फाइल किया जाएगा, इसके लिए हम कौन सा लॉ देखेंगे, लिमिटेशन एक्ट। इस चैप्टर में आगे देखो टर्न करके कुछ चार्ट दिया हुआ है बड़ा सा, कह सकते हैं बहुत, रेसिडुअल नहीं, जनरल एक्ट बोलो। दो तरीके के एक्ट होते हैं, जनरल एंड स्पेशल, ठीक है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो इज अ जनरल एक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, दो तरीके, लोग वो चार्ट ही देखने लग गए, अब हम साइड में हो गए। एक बात सुन लो फिर हम आएंगे चार्ट पे। एक क्वेश्चन आया है कि जनरल एक्ट या स्पेशल एक्ट, दो तरीके के एक्ट होते हैं, जनरल एक्ट, स्पेशल, ठीक है। जैसे अब अगर हम आपसे कहें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब पार्टनरशिप इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप के लिए सेपरेट एक्ट बनाया गया है तो इंडियन पार्टनरशिप स्पेशल हो गया। और जिस पॉइंट पे पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है वहां पर क्या प्रिवेल करेगा, जनरल एक्ट यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। किसी भी चीज पे आप ले लीजिए, ठीक है। अब हमने कंपनी के साथ हम मेंबर बने, हम कंपनी के साथ अगर मेंबर बन रहे हैं शेयर लेके, तो देखा जाए मेरे और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा कि कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, क्योंकि वो स्पेशल एक्ट हो गया। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे, जैसे हम लोग कहते हैं माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, माइनर बताओ पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, किस चीज के लिए, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। नॉर्मली माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, क्यों आपको पता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो रेसिडुअरी नहीं कह सकते, जनरल कह सकते हैं। अगर आपकी खुद की टाइम लिमिट्स है तो वो लगेंगी, खुद की टाइम लिमिट्स नहीं है तो लिमिटेशन एक्ट लगेगा, ठीक है। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ अब बात करते हैं उस चार्ट की, दिखा सबको, पन्ने पलटे खूब सारे। अब एक चीज जो आपके माइंड में आ रही होगी कि ये चार्ट क्या है, वो सब तो छोड़ो, ये बताओ याद करना है कि नहीं, है ना। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इसे याद नहीं करना है। अब ठीक है ना। टाइम लिमिट समझ में आ गई, देखो उसमें सबसे लास्ट में लिखा है कितने इयर्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने लिखा है किस चीज का केस है और राइट हैंड साइड में लिखा है कितना टाइम लिमिट है। तो ये याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लास्ट में बिल्कुल उसको सम अप करके दिया है, हम लोग बस वो पढ़ेंगे। ओके चलो, कम टू द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन। ये ब्लॉक दिया है आपकी बुक में, हम बस देख रहे हैं कि अमेंडेड है कि नहीं, आपकी बुक शायद नहीं होगी ना। ओके, दिस इज द लेटेस्ट मॉड्यूल, मतलब अगेन मॉड्यूल में कोई चेंज नहीं है, बस जहां जहां पे इन एक्ट का रेफरेंस आया है वो चेंज हो गया है। तो ऐसा सच आपको कोई डिफरेंस मिलेगा नहीं, अगर कोई डिफरेंस मिले तो आप अपनी बुक में लिख लेना, ठीक है। प्राइमरली जो चेंज हुआ है वो इन 3 एक्ट में हुआ है, ठीक है, वो जो हम लोग पढ़ेंगे तब कर लेंगे। यहां से आ जाओ, इंट्रोडक्शन। ओके, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया लिमिटेशन एक्ट का। द लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन is incorporated in the Limitation Act, which prescribes different period of limitations for suit, petition and application. Suit क्या हुआ, केस, petition क्या हुई, petition फाइल करना, रिक्वेस्ट फाइल करना, ठीक है, और एप्लीकेशन। तो इस एक्ट ने अलग अलग टाइम लिमिट्स बताए हैं, केस कितने समय में कर सकते हैं, petition कितने समय पे कर सकते हैं, या एप्लीकेशन कितने समय पे कर सकते हैं। The act applies to all civil proceedings and some special criminal proceedings which can be taken in a court of law unless its application is excluded by any enactment. ये लाइन बताओ क्या हुई, unless its application is excluded by any enactment. सोचो सोचो क्या मतलब हुआ, कहने सिविल प्रोसीडिंग्स में भी लग सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी लग सकता है, एक्सेप्ट या अनलेस इट इज इट्स एप्लीकेशन इज एक्सक्लूडेड बाय एनी enactment. वही बात जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी और लॉ में उनकी खुद की टाइम लिमिट्स दी हैं तो लिमिटेशन एक्ट एक्सक्लूड हो जाएगा, तो उनके ऊपर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इंपॉर्टेंट मार्क करिए जो केस लॉ लिखा है, द लॉ ऑफ लिमिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एज इट इज ये डिफाइन क्या लिए आ जाती है, द लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ओनली व्हेन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज एक्सपायर्ड but it does not extinguish the right. इस लाइन को समझो, लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी। एक बात बताइए, हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो हमारे पास रेमेडी क्या है, कोर्ट जा सकते हैं। कह रहे हैं अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है तो हमारी रेमेडी खत्म हुई है, अधिकार खत्म नहीं हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल समझना, मान लीजिए आप यहाँ रोज आते हैं और आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आ गई,
ठीक है, और एक दिन आप गुंडे लेके आ गए और आपने ये प्रॉपर्टी हथिया ली, ठीक है। अब क्योंकि आपने हमसे मेरी प्रॉपर्टी छीनी है तो आपके खिलाफ केस करने का लेट से मेरे पास अधिकार था 2 साल, ठीक है। 2 साल तक हम आपके खिलाफ केस कर सकते थे, लेकिन 2 साल तक हमने केस नहीं किया। अब बताओ हम केस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि टाइम लिमिट खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद हमारा और आपका म्यूचुअल सेटलमेंट हो गया। आपने कहा कि चलो ठीक है, हम मानते हैं हमने गलत किया और हम आपकी प्रॉपर्टी हम आपको वापस करना चाह रहे हैं। वापस ले सकते हैं प्रॉपर्टी? बताओ, अगर टाइम लिमिट एक्सपायर हुआ है तो मेरा कोर्ट जाने की रेमेडी खत्म हुई है कि प्रॉपर्टी वापस लेने का अधिकार खत्म हो गया? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट सुना है एक शब्द? अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है तो वो वैलिड है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज बाढ़ हो जाती है? केस फाइल नहीं कर सकते। अगर हम आउट ऑफ कोर्ट उस चीज को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, हमारा अधिकार नहीं खत्म होगा दैट नाउ आई कैन नॉट टेक बैक माई प्रॉपर्टी, ये नहीं हो सकता। अगर हम आपसी सेटलमेंट करके या किसी और तरीके से इसको सेटल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बस सिर्फ हमारी रेमेडी खत्म हुई है कि अब हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाके केस नहीं कर सकते। देखो, द लॉ ऑफ लिमिटेशन bars the remedy in a court of law, but it does not extinguish the right that it cannot be enforced by judicial process. केस का नाम इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बॉम्बे डाइंग कंपनी। 10 ये लाइन देखना क्या लिखी है, इफ अ क्लेम इज सेटिस्फाइड आउटसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन दैट इज नॉट इलीगल। बताइए, ये लाइन क्लियर है? If the case is satisfied outside the court of law after the expiry of period of limitation, then that is not illegal. That is not illegal मतलब वो valid माना जाएगा। हाँ बेटा, हाँ तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, नहीं पता, ठीक है। हम्म 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 हम कैसे लेंगे वापस? वापस लेने का तरीका यही है ना, हम कोर्ट में केस करेंगे, वो हम कर नहीं सकते। एग्जैक्टली अब वही चीज है, अगर हमें इसी चीज की तो टाइम लिमिट दी थी उन्होंने, भाई ऐसे समझो ना, उन्होंने 2 साल का समय दिया था, 2 साल का समय इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। 2 साल तक हमें तुरंत उस चीज पे केस करके एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं लिया। अब लेकिन मान लो कोई और जुडिशियल प्रोसेस मतलब हमारे बीच में मीडिएशन हो गया, सेटलमेंट हो गया, या किसी और तरीके से अगर हम वापस लेना चाह रहे हैं तो हम ले सकते हैं, लेकिन हम कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते। रेमेडी हमारे पास ये थी कि हम सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर सूट फाइल नहीं किया तो अब सूट फाइल करने का परमिशन नहीं देता है लिमिटेशन, ठीक है। उसके अलावा अगर सेटल करना चाह रहे हैं तो सेटल कर सकते हैं। हाँ, अब केस इस चीज का तो नहीं कर सकते, बाकी आप कोई और तरीका निकालो प्रॉपर्टी वापस लेने, जैसे कब्जा वब्जा नहीं हो जाता है कुछ ऐसे बाहर आउटस्कर्ट्स में जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें ऐसा होता है कि कब्जा वब्जा टाइप का हो जाता है। लेकिन आपको पता है इसमें जैसे हमने 2 साल का एग्जाम्पल लिया, लेकिन आपको पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में द टाइम लिमिट इज 30 years। यस, सबसे ज्यादा टाइम लिमिट इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे ही होता है, तो 30 years, 15 साल, 30 साल, ऐसा नहीं हो सकता 15 साल मेरी प्रॉपर्टी डिस्पोजेस रही और हमको होश नहीं है, तो फिर लॉ कह रहा है फिर होश ना ही रहे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसमें डीम्ड ओनरशिप भी कही जाती है, ठीक है, फाइन। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट। द कोर्ट्स इन इंडिया आर बाउंड बाय स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट and are not permitted to move outside the ambit of these provisions. The Limitation Act prescribe the period of limitation in article। अब ये period of limitation कह रहे हैं schedule में दिए, वो जो आगे आपने चार्ट पढ़ा है ना वही schedule है, तो हर चीज का period of limitation इन्होंने स्पेसिफाई किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ सीधे बार ऑफ लिमिटेशन पे। अच्छा एक बात बताइएगा, केस समझना, बार ऑफ लिमिटेशन पे मान लीजिए सेम केस था प्रॉपर्टी डिस्पोजेस का, और लेट से टाइम था लेट से 3 years का, ठीक है। अब हमने 3 years के बाद सूट फाइल किया, ठीक है। सबसे पहले तो समझो इस चीज का ऑब्जेक्शन कौन करेगा। हमने केस फाइल किया तो टेक्निकली तो आपका जो लॉयर है वो सबसे पहले ये डिफेंस रेज करेगा कि भाई द सूट इज टाइम बार्ड, तो ये सूट हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपका लॉयर बेवकूफ था, ठीक है, उसको नहीं होश था, हम तो अपने आप से बोलेंगे नहीं, ठीक है। यानी हमने केस किया 3 साल बाद, टेक्निकली हम वो केस नहीं कर सकते थे लेकिन हमने कर दिया,
और आपने भी उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब हमको ये बताओ, क्या कोर्ट इंटरफेयर करके टाइम बार्ड सूट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या कोर्ट कहेगा जब दोनों को मतलब नहीं तो हमें क्या मतलब है? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? क्या कोर्ट सुओ मोटो बार ऑफ लिमिटेशन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? व्हाट इज सुओ मोटो? ऑन इट्स ओन। ठीक है, कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कि कोर्ट कहेगा हम क्यों बीच में पड़े? कोर्ट इंटरफेयर करेगा? कोर्ट कह रहे जब डिफेंस लॉयर को दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है? एनीवन हु थिंक्स कि नहीं कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, नहीं करेगा, लग रहा है तो बता दो। ऐसा क्या? ऑनलाइन में भी एक आध बच्चों ने कहा नहीं करेगा। कोर्ट कह रहे हमसे क्या मतलब, केस लेकर आओगे हम सुनवाई कर देंगे। एग्जैक्टली, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। आपको पता है, एक बात और ध्यान रखना, जब आप एज अ लॉयर या एज अ सीएस किसी अपने क्लाइंट का केस रिप्रेजेंट कर रहे हो और कोई केस हो तो सबसे पहले टाइम बार्ड चेक करना, क्योंकि अगर आप ये प्रूफ कर देते हो ना कि इट इज टाइम बार्ड तो आपको आगे कोई सबूत गवाह की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले ये देखना कि जो बंदा केस कर रहा है वो विद इन द टाइम लिमिट कर रहा है कि नहीं। आप क्या करने लगे, सबूत गवाह इकट्ठा अपने आप को प्रूव करने में लग गए और आपने यही नहीं ध्यान दिया कि अरे टाइम बार्ड था। एक बार पहली डिफेंस अगर आपने रख दी दैट द सूट इज टाइम बार्ड, बात खत्म वहीं पे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बात। हमें ये बताओ कोर्ट इंटरफेयर करेगा कि नहीं करेगा? जरा पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं, बताओ सेक्शन 3 पढ़ के बताओ कोर्ट इंटरफेयर करेगा कि नहीं। पूरा पढ़ो। करेगा? करेगा? अच्छा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा? क्या, कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहे हो तुम? तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरफेयर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा? पक्का? सबका सेम आंसर है? मिल गई लाइन? देखो क्या लिखा है, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन इफ मेड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मार्क करो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट नॉट टू प्रोसीड विद सच सूट। भाई कोर्ट के ऊपर भी तो ओवरबर्डन्ड केसेस हो रहे हैं। लीगल एस्पेक्ट देखना किसका काम है? कोर्ट का। It is the duty of the court not to proceed with such suit, irrespective of the fact whether the plea of limitation has been set up in defense or not. ये लाइन इंटरप्रेट करो, whether the plea of limitation has been set up in defense or not. हाँ, कि डिफेंडेंट ने कंटेंशन रेज किया है कि नहीं किया उससे मतलब नहीं है। अगर कोर्ट के सामने कोई टाइम बार्ड सूट आया है तो कोर्ट उसको प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए आपको लॉ का इंटरप्रिटेशन समझ में आने लग गया है। जो लाइंस आप पढ़ के इतनी जल्दी आंसर देते हैं ये एग्जैक्टली एक्ट की लाइंस हैं, मतलब हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। अब समझ में, अच्छा तारीफ हो रही है, नहीं इतनी जल्दी आप इंटरप्रेट कर रहे हो इसका मतलब यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग लॉ। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 आर मैंडेटरी। अगली लाइन जिससे समझ में आ रहा है, द कोर्ट कैन suo moto take note of question of limitation. The question whether a suit is barred by limitation should be decided on the facts as they stood on the date of presentation of the claim. ये चीज उसी दिन देखी जाएगी जिस दिन कंप्लेन रखी है। जिस दिन हमने कंप्लेन फाइल करी उस दिन देखा जाएगा कि भाई आज आपकी कंप्लेन फाइल करने का टाइम लिमिट है कि नहीं है। ठीक है, एनी डाउट? ये बताओ फिर क्या लिखा है। The effect of section 3 is not to deprive the court of its jurisdiction. Therefore, decision of the court allowing a suit which had been instituted after the period prescribed is not vitiated for want of jurisdiction. A decree passed in a time barred suit is not a nullity. ये क्या हुआ? समझ में आया क्या हुआ? देखो दो बातें। पहली चीज, अगर कोर्ट के सामने ऐसा कोई केस आ रहा है तो फर्स्ट इंस्टेंस पे कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट बताएगा कि भाई ये टाइम बार्ड है हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर ये जानते हुए भी कोर्ट ने उस केस को प्रोसीड किया, ठीक है, और उसका डिसीजन दिया, तो वो डिसीजन बताओ वैलिड होगा कि इनवैलिड?
नॉट नलिटी मतलब इट वुड बी वैलिड। मतलब समझे, कुल मिला के देखा जाए तो पूरी डिस्क्रिशन कोर्ट की है। पहली ड्यूटी कोर्ट को ये दी कि अगर आपके सामने कोई केस आता है, चाहे डिफेंस वाला कुछ बोले या ना बोले, आपकी ड्यूटी है इंटरफेयर करो। लेकिन अगर मान लो उसके बाद भी आप केस ले लेते हो, केस पूरा डिसाइड कर देते हो, तो वो केस सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं हो जाएगा क्योंकि इट वाज टाइम बार। मतलब यहाँ पे ये अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि कोर्ट अगर उस केस को ले रहा है तो कुछ सोच समझ के ही ले रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोर्ट ले रहा है, डिसीजन दे रहा है, तो हम उससे उनकी पावर्स नहीं छीन सकते। मतलब कुछ इज्जत तो कोर्ट को भी देनी पड़ेगी ना। इसलिए देखो, द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 3 इज नॉट टू डिप्राइव द कोर्ट ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट की ताकतें नहीं छीन रहे हैं। देयरफॉर डिसीजन ऑफ द कोर्ट अलाउइंग अ सूट, डिसीजन ऑफ द कोर्ट, डिसीजन ऑफ द कोर्ट किस चीज का डिसीजन, कि हमें टाइम बार्ड डेट लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। Decision of the court allowing a suit which had been instituted after the period prescribed is not vitiated. Not vitiated मतलब वो invalid नहीं होगा. A decree passed in a time barred suit is not a nullity. Time barred suit अगर है, उस पे भी अगर कोर्ट ने डिसीजन दिया है, यानी कोर्ट ने सोच समझ के वो केस लिया होगा और ऐसे डिसीजन को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई पूरी बात? ठीक है, हाँ बेटा। null and void, nullity means invalid. हाँ, अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, केस ले लिया है और फिर उसकी अपील हुई, तो फिर तो केस एक बार कोर्ट ने ले लिया और प्रोसीड कर दिया, मतलब अब वो वैलिड हो गया, ठीक है। आगे का प्रोसीजर वैसे ही चलेगा, ओके। अगर वही बात है ना, जब प्लेन, देखो एक लाइन ये देखो क्या थी, ये जो चेक किया जाएगा ये किस समय चेक किया जाएगा, ये एज दे स्टूड ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन, यानी टाइम बार्ड है कि नहीं, जिस दिन केस फाइल करे उस दिन चेक किया जाएगा। अगर उस दिन टाइम बार्ड था लेकिन फिर भी कोर्ट ने ले लिया, मतलब वहां से वो वैलिड हो गया, अब आगे अपील हो या कुछ भी हो वो वैलिड ही रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, प्लेंट के टाइम पे देखा जाएगा टाइम बार्ड है कि नहीं। अब अपील में जैसे आप बोल रहे हो ना, अपील में और क्या हो सकता है, टेल यू, केस हुआ, प्लेंट फाइल हुई, टाइम बार्ड था, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने ले लिया, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, ठीक है। उसकी अपील फाइल करने का समय था 30 डेज, आपने अपील फाइल करी 40 डेज। अब फिर पूरी कहानी किसके सामने आई, हाई कोर्ट के सामने, यानी हाई कोर्ट के सामने आ गया, वो टाइम बार्ड हुआ फिर से। अब हाई कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा, और अगर चाहे तो एंटरटेन करेगा। हाँ, अपील वाला टाइम बार्ड है, एब्सोल्युटली। हाँ, उसने अपील नहीं की, 30 डेज का टाइम था, आप अपील करने पहुंचे 40वें दिन पे, ठीक है। हाई कोर्ट चाहे तो प्रोसीड कर सकता है, वही चीज फिर आ गई ना, टाइम बार्ड सूट में अगर कोर्ट चाहे तो प्रोसीड कर सकता है। वैसे भी अभी हम लोग इसमें एक पॉइंट पढ़ेंगे आगे, एक होता है डॉक्ट्रीन ऑफ सफिशिएंट कॉज। ये लाइन आपने हर जगह पढ़ी है ना, इफ देयर इज सफिशिएंट कॉज, हमेशा ये लाइन आती है। आपको पता है ये जो लाइन आती है ना, इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस एक्ट। इस एक्ट का डॉक्ट्रीन है डॉक्ट्रीन ऑफ सफिशिएंट कॉज, जो कि ये कहता है कि आपको टाइम लिमिट में करना था, लेकिन अगर किसी सफिशिएंट कॉज की वजह से वो डीले हो रही है तो कोर्ट वो डीले कंडोन कर सकता है, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहां लड़ाई बताओ किस बात पे हुई होगी, सफिशिएंट कॉज क्या है, समझ में आया? जैसे आपको क्लास में आने में लेट हो गया, अब एक रीजन ये गाड़ी पंचर हो गई, एक रीजन ये था क्रॉसिंग बंद है, एक रीजन ये था कि फ्रेंड की बर्थडे चले गए। तो सफिशिएंट कॉज क्या है ये आप समझ रहे हैं, बर्थडे वाला सफिशिएंट कॉज है ना। आप कहेंगे वही तो वैलिड रीजन है। कुछ बहुत बड़ा सा लिख दिया ऑनलाइन में, एक तो बेटा हमारी आंखें भी कमजोर हैं, ऊपर से पता नहीं क्या लिख दिया, पढ़ेंगे आराम से, चलो। हाँ बेटा, हाँ हाँ एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वही हम कह रहे हैं, उनकी इज्जत रखी गई कि तुम्हारी ड्यूटी है देखना, लेकिन अगर तुमने नहीं देखा तो हम ये मान के चलेंगे वो भी सोच समझ के किया होगा। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, मतलब जैसे घर वालों की ड्यूटी है कि वो आपको ऐसे वैसे कहीं घूमने जाने ना दे, लेकिन अगर उन्होंने आपको घूमने जाने की परमिशन दी है तो ये समझा जाएगा उन्होंने सोच समझ के आप पे भरोसा करके भेजा होगा। हाँ एग्जैक्टली, तो ड्यूटी डाल दी है, ठीक है, बट इट इज ऑन द अदर हैंड इट इज रेस्टिंग ऑन द कोर्ट, डिस्क्रिशन इज ऑफ द कोर्ट, ठीक है, फाइन।
चलो सेक्शन 3 क्लियर है, दो बातें समझ में आई, अच्छा एक्ट है ना, हाँ बड़ा मजेदार एक्ट है ये। पहला ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी एंड डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट, और दूसरा है बार ऑफ लिमिटेशन। चलो अगली बात पे आते हैं। अब ये इसका यही केस है कि हर केस में आईबीसी की बात करी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का नाम आपने सुना होगा, जो भी कंपनीज या जो भी एंटिटीज इंसॉल्वेंट होती है उनके ऊपर जो कोड लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आईबीसी। ठीक है, आईबीसी के ऊपर भी यही है, टाइम लिमिट्स जो प्रिस्क्राइब्ड है, अगर उस टाइम लिमिट के विद इन केस किया है तो ठीक है, बियॉन्ड द टाइम लिमिट किया है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, वैसे हम आपको बता दें जनरली टाइम बार्ड सूट कोर्ट लेता ही नहीं है, क्योंकि उसकी प्राइमरली फर्स्ट ड्यूटी तो यही है कि टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे केसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकते हैं जब वो टाइम बार्ड सूट को भी एक्सेप्ट कर। ओके, ये वही बात आ गई, सफिशिएंट कॉज वाले एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, एग्जैक्टली हाँ, जब उसको लग रहा है कि जस्टिस होना बहुत रिक्वायर्ड है, बिल्कुल। अब देखो आ गया वही डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। सेक्शन 5 अलाउज एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, बहुत ध्यान से पढ़ना, हम एक क्वेश्चन पूछेंगे इससे आपसे। सेक्शन 5 अलाउज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन फॉर द डिले, यानी अगर डिले का आपने सफिशिएंट कॉज शो कर दिया है तो आपका टाइम लिमिट क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले व्हिच इज एम्बॉडीड इन सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। ओके, सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मे बी एडमिटेड after the prescribed period if the appellant or applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such suit। पहले बताओ पैराग्राफ समझ में आया, फिर से आराम से पढ़ेंगे हम। ये वाली लाइन थोड़ा सा स्किप कर देना, प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21, इसका फिलहाल कोई रेलेवेंस नहीं है। देखो, कैन इट प्रोवाइड्स दैट एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, ठीक है, मे बी एडमिटेड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। बताओ क्या मतलब हुआ, जो उसका प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके बाद भी एडमिट की जा सकती है, और द एप्लीकेंट सैटिस्फाइज द कोर्ट दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील और फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड। समझ आ गया? पक्का क्वेश्चन पूछिए, पूछ ले। अच्छा, मान लीजिए एक केस हुआ जिसमें मेरे पास केस फाइल करने का समय था, लेट से सूट फाइल करने का समय था 2 इयर्स का, ठीक है, और हम 2 इयर्स तक केस फाइल नहीं कर पाए। फिर हमने सफिशिएंट कॉज दिया कि ड्यू टू सम वेरी अर्जेंट रीजन आई वाज आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, और क्योंकि मेरा वो वीजा और जो भी था वो नहीं बन पा रहा था, या पासपोर्ट नहीं था, या जो भी था, ड्यू टू सम लीगल रीजंस आई वाज नॉट एबल टू कम बैक टू इंडिया। ठीक है, उसने ये कॉज दिया। अब आपको ये बताना है क्या इसको सफिशिएंट कॉज मान के उसको एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, ही विल बी गेटिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ही विल नॉट बी गेटिंग। अच्छा, 2 साल का समय था केस फाइल करने का, ठीक है, उसने कहा कि 2 साल के मतलब लास्ट के ही कुछ महीनों में हम बीमार हो गए और हम हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, कोमा में चले गए, चलो और बढ़ाए बीमारी की हो गया। अच्छा ठीक, मरना ही बचा है अब उसका वैसे, है ना, वो कह रहा है कोमा में थे हम, इस वजह से हम केस फाइल नहीं कर पाए, सूट फाइल नहीं कर पाए। ठीक है, सो कैन दिस बी कंसिडर्ड एज अ सफिशिएंट कॉज? इसको सफिशिएंट कॉज मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। अच्छा, क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा, जिस दिन उसके साथ गलत हुआ उसी दिन वो कोमा में चला गया और 2 साल तक कोमा में रहा। अब ठीक है, आप उसे ज्यादा बीमार करना चाह रहे हैं, ये सब तो वो बताएगा कैसे, हमें नहीं पता है। ठीक है, जो भी हुआ, ठीक है, डिफॉर्मेशन था या व्हाटएवर केस वाज, ठीक है, 2 इयर्स का टाइम था केस फाइल करने का, एंड ही सेड आई वाज नॉट वेल, जिसकी आई वाज इन कोमा, जिसकी वजह से हम केस फाइल नहीं कर पाए। विल दिस बी कंसिडर्ड एज अ सफिशिएंट कॉज? नो, दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज। ओके, 2 साल का समय था उसके पास केस फाइल करने का, उसने कहा कि हमारे घर में पिताजी बीमार है, ठीक है, और उनकी देखरेख करने के लिए हमारे अलावा और कोई है नहीं, दैट इज व्हाई आई कुड नॉट फाइल अ सूट। इज दिस अ सफिशिएंट कॉज? दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज। ओके, तो आपके हिसाब से कौन सा वाला सफिशिएंट कॉज है?
पहला वाला कौन सा था हमारा? पहला वाला इंडिया के बाहर है। ओके, तो आपने कहा इंडिया के बाहर थे, 2 साल से बाहर थे, हम वापस नहीं आ पाए, इस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू फाइल अ सूट, तो हमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ओके, वो अपने लॉयर को अपॉइंट कर सकता था। और एनीथिंग एल्स? ओके, एनी अदर आंसर एनीवन वांट्स टू गिव? किसी को कुछ और आंसर देना है? एनीथिंग एल्स? नो? हमको बस इतना पढ़ के बताओ, इस पैराग्राफ में ये कहां लिखा है कि सूट के केस में भी एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल जाएगा? सूट मतलब केस, सूट लॉ के इंटरप्रेटर हैं, ध्यान से पढ़िए। सिर्फ किसके लिए मिल रहा है? अपील एंड एप्लीकेशन, यानी आप जो भी चर्चा कर रहे थे इनवैलिड थी पूरी की पूरी। हमने इसीलिए 2 बार लाइन पढ़ाई, ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है सेक्शन में? आगे पढ़ो जरा। देखो, इट इज क्लैरिफाइड by the explanation appended to section 5 that the fact that appellant, इस पॉइंट पे भी वापस आ रहे, थर्ड पैराग्राफ पे आना। हाँ, थर्ड पैराग्राफ पे आना। The section is not applicable to applications made under order 21, ये जो ऊपर दिया हुआ था, and also to suits। ये जो डॉक्ट्रीन ऑफ सफिशिएंट कॉज है, ये सूट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता ही नहीं है। समझ में आया? अपील और केस फाइल करने में डिफरेंस समझते हो? केस फाइल करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास और अपील फाइल करते हो एपेलेट अथॉरिटी के पास। एब्सोल्युटली। सूट के केस में, ठीक है, सफिशिएंट कॉज का डॉक्ट्रीन लगता ही नहीं। पहले तो समझो सूट फाइल करने में और अपील फाइल करने में फर्क क्या है। हाँ, सूट फाइल करना मीन्स जब हमने पहली बार केस फाइल किया, और अपील कब हो सकती है? जब केस का डिसीजन आ गया हो। एब्सोल्युटली। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन और डिफरेंट, जैसे किसी चीज की एप्लीकेशन दी हमने कोर्ट में, या किसी अलग चीज की एप्लीकेशन दी कोर्ट में। एप्लीकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फाइलिंग अ सूट। फाइलिंग अ सूट मीन्स केस करना। ओके, साफ साफ सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज है, ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होता है? अपील पे और एप्लीकेशन पे। ये हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि लॉ बहुत ध्यान से आंखें खोल के पढ़ना चाहिए। आगे देखो क्या लिखा है। एप्लीकेशन नॉट फॉर सूट, एप्लीकेशन फॉर एनी अदर रीजन। मतलब समझ गए? किसी भी लीगल प्रोसीजर के लिए हमें एप्लीकेशन देंगे, हम केस फाइल नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर, ठीक है। एप्लीकेशन फाइल करना किसी भी चीज की हो सकती है। आई एम नॉट फाइलिंग अ सूट फॉर एनीवन, लेकिन किसी लॉ में कुछ लिखा है कि भाई एप्लीकेशन फाइल करनी है। अभी जब और आप लोग लॉ पढ़ोगे ना एलएलबी वगैरह में, तो उसमें मिलेगा कि एप्लीकेशन फाइल करी जाती है कोर्ट में। दैट इज नॉट फाइलिंग अ सूट, हम केस नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर, ठीक है। उसका रीजन भी दिया है, पहले पैराग्राफ पढ़ लो फिर डाउट्स लेते हैं। देखो, द कोर्ट हैज नो पावर टू एडमिट अ टाइम बार्ड सूट। टाइम बार्ड सूट को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, even if there is a sufficient cause for delay. It applies only to appeals or applications as specified therein. अब जरा इसका रीजन देखो। The reason for non-applicability of the section to suit is that period of limitation allowed in most of the suit extend from 3 to 12 years. कह रहे हैं सूट फाइल करने का टाइम लिमिट खुद ही इतना ज्यादा होता है। अपील या एप्लीकेशन आपने मैक्सिमम कितने दिन की देखी है? 60, 30, 45, 90, इसके अलावा तो नहीं देखी होगी। कह रहे केस फाइल करने का टाइम होता ही है 3 साल, 12 साल, 30 साल। कह रहे ऐसा कौन सा रीजन इतना सफिशिएंट हो गया कि आप 10 साल तक, 12 साल तक, 3 साल तक केस फाइल नहीं कर पाए? समझ में आया? ठीक है। सो द रीजन फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन टू सूट इज दैट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन allowed in most of the suit extends from 3 years to 12 years, whereas in appeal and application it does not exceed 6 months. आगे बात समझ में? कह रहे हैं अपील और एप्लीकेशन का छोटा टाइम है, ऐसा कोई सफिशिएंट कॉज हो सकता है कि 30 दिन में हम नहीं कर पाए, 40 दिन में, जैसे आपने कहा हम इंडिया के बाहर हैं, ठीक है, कुछ लीगल रीजन था तो 30 दिन तक रुका है, 60 दिन तक रुका है। समझ लो 3 साल से तुम इंडिया के बाहर से इंडिया ही नहीं आ पा रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनको ये जस्टिफाइड रीजन नहीं लगता, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात करी, वो बंदा कोमा में ही है,
तो 3 साल इज अ बिग टाइम। 3 साल में तो समझ में आ जाएगा ना उसके बिजनेस क्या चल रहा था या किस चीज का केस होना था। मे बी उसका लॉयर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी केस फाइल कर सकता था। सो उसको इन्होंने सफिशिएंट कॉज की डेफिनेशन में कवर नहीं किया है। ठीक है, फाइन। Okay, for the applicability of section 5, the prescribed period should be over. The prescribed period means any period prescribed by any law for the time being in force. तो doctrine of sufficient cause basically क्या कहता है कि अपील और एप्लीकेशन में अगर प्रिस्क्राइब पीरियड ओवर हो गया है एंड यू हैव अ सफिशिएंट कॉज तो आपको एक्स्ट्रा टाइम ग्रांट किया जा सकता है। अब पूछो, कुछ पूछना हो तो। हाँ बेटा। हाँ, एप्लीकेशंस मेड अंडर, ये स्पेसिफिक एक ऑर्डर 21 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, सिर्फ उस ऑर्डर की एप्लीकेशन में नहीं लगता, बाकी सब में लगता है। ठीक है, और हाँ बेटा। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे जो ये है ना डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट कॉज के बेसिस पे हम एडमिट नहीं कर सकते। अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है, सफिशिएंट कॉज का मतलब समझ गए, यू आर हैविंग सम रीजन, आपने कोई रीजन बताया, ठीक है कि भाई ये रीजन था, इस वजह से हम केस फाइल नहीं कर पाए, वही चीज ऊपर लिखी है। अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस वजह से केस नहीं हुआ या इस वजह से डिसीजन नहीं हुआ एंड दिस इज जस्टिफाइड, तो वो एक्सटेंड कर सकता है। सफिशिएंट कॉज मतलब हमारी कोई कमी नहीं थी, ऐसे समझ लो नन ऑफ द फॉल्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टी की कोई फॉल्ट नहीं थी, अगर कोर्ट चाहे तो वो आपको एक्स्ट्रा टाइम ग्रांट कर सकता है। लेकिन अगर आपकी कोई फॉल्ट थी, आप अपनी वजह से नहीं आ रहे थे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है कि अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है तो आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है आपका जो एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम होता है उसमें भी देखो ये चीज होती है कि 25 मार्च तक इतना और विद लेट फीस इतना, यही होता है ना। दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी यही था कि आई थिंक 25 सितंबर एंड विद लेट फीस 10 अक्टूबर, है ना। ये उन्होंने, ये देखो ये बाय डिफॉल्ट है, सबके लिए एप्लीकेबल है कि अगर बाय डिफॉल्ट छूट गया तो 10 अक्टूबर तक कर लेना। यानी अपील और एप्लीकेशन में आपके पास हमेशा ये व्यू है कि सफिशिएंट कॉज है तो हम एक्सटेंशन मिल ही जाएगा। लेकिन सूट्स के केस में इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ऐसे हमको बताओ, मान लो अपील है, मेरे पास सफिशिएंट कॉज है, क्या फिर भी कोर्ट डिनाई कर सकता है? ये चीज है डिफरेंस। अगर सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट कॉज प्रूफ भी हो गया है, तो कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन सूट के केस में कर सकता है, कंपल्शन है क्योंकि डॉक्ट्रिन है। ठीक है, अगर अपील एंड एप्लीकेशन है, टाइम बार्ड सूट है, मतलब टाइम बार्ड अपील एंड एप्लीकेशन है, यू हैव सफिशिएंट कॉज, तो कोर्ट को आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम ग्रांट करना ही पड़ेगा। आगे डिफरेंस समझ में? ठीक है, अब जो अगली डिफिकल्टी आती है वो ये कि बात तो सब सही है, लेकिन ये सफिशिएंट कॉज क्या है क्या नहीं है। The party applying for condonation of delay should satisfy the court for not making an appeal or an application. अपील और एप्लीकेशन हमने इतने समय तक नहीं करी, इसके लिए आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। The term sufficient cause has not defined in the limitation act. जिस चीज में ज्यादा डिस्प्यूट होती है वो ये लोग कोर्ट देते ही नहीं है एक्ट में। कह रहे सफिशिएंट कॉज क्या है ये एक्ट में नहीं समझा है। जो चीज एक्ट में नहीं होती है फिर कैसे समझी जाएगी बताओ? केसेस, ठीक है, जुडिशियल केसेस होंगे, उन केसेस के हिसाब से डिसाइड होगा। अब हम आपसे वन बाय वन पूछेंगे, आप बताना। ठीक है, मान लीजिए अपील फाइल करने का समय था 30 डेज का। अब सूट्स को किनारे रख देते हैं, हम लोग सिर्फ क्या पकड़ेंगे, अपील एंड एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपके सामने अभी एप्लीकेशन आई नहीं है, तो हम अपील लेके चलेंगे। ठीक है, अपील फाइल करने का समय था 30 डेज का। ठीक है, तो केस आया, कोर्ट का केस हुआ, डिसीजन हुआ, अपील फाइल करने का समय था 30 डेज का, लेकिन मेरे लॉयर ने हमसे कहा कि तुम 60 दिन तक अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, हम 50वें दिन अपील फाइल करने गए, कोर्ट ने हमको टाइम बार्ड करके रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारे तो लॉयर ने ही बताया था कि 60 दिन का टाइम है, उस हिसाब से तो हम विद इन टाइम आ रहे हैं। बताओ ये सफिशिएंट कॉज हुआ कि नहीं हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू से हुआ? दिस इज अ सफिशिएंट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन? समझ आ गया ना? मिसलेड बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट सॉरी योर लॉयर ने गलत बता दिया। बताओ कितने लोगों को लग रहा है यस दिस इज अ सफिशिएंट कॉज? नहीं, केस हुआ, केस के बाद लॉयर बताता है कि भाई आप अपील फाइल करनी है, उसका प्रोसीजर ये होगा, कैसे होगा। ऑब्वियसली
सी ये हमें मानना पड़ेगा कि जो लोग केस फाइल करते हैं उनको कोई नॉलेज नहीं, इसीलिए वो लॉयर हायर करते हैं। हमारे पास अधिकार है, हम अपना केस खुद लड़ सकते हैं, पता है आपको। लेकिन लड़ा है क्या? इतना कॉन्फिडेंस, हाँ हाँ पता है लड़ रहे हैं केस, बट हाँ वी हैव अ राइट, हम अपना केस खुद फाइट कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें लीगल नॉलेज नहीं है, उनके दावपेच नहीं पता हमें, इसलिए हम लॉयर हायर करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं हम लोग ले मैन है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। अब बताओ, इज दिस अ सफिशिएंट कॉज? हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस इज अ सफिशिएंट कॉज? सफिशिएंट कॉज है कि नहीं है? नहीं है? है? ओके कुछ लड़ो, है कि नहीं है? ओके ओके, शी इज सेइंग लॉयर की गलती है। ओके वो कह रहा है कि हर कोई लॉ, अच्छा मतलब अब लड़ने के लिए हमारी जरूरत नहीं है, आप इसमें लड़ रहे हो। ओके कह रही है ऐसे लॉयर का फायदा ही क्या हुआ? देखो देखो देखो, लॉयर की गलती है, लॉयर पे गुस्सा छोड़ के ये बताओ सफिशिएंट कॉज माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा? अच्छा क्यों नहीं माना जाएगा अर्शिता? ओके शी सेइंग हम सेकंड ओपिनियन ले सकते थे, हम दूसरे लॉयर के पास जा सकते थे। ओके ओके दे आर सेइंग सेकंड ओपिनियन हम तब लेते हैं व्हेन देयर इज अ डाउट, जब हमें लॉ का ही कोई पर्सन बता रहा है तो डाउट किस बात का? तुम भी कुछ कहो, डिसीजन से ना होगे लास्ट में। सफिशिएंट कॉज है कि नहीं है? चलो ठीक है, तो इस ये जो आपका डिस्कशन है इसको हम लोग फिलहाल के लिए थोड़ा पेंडिंग छोड़ते हैं, याद रखना टॉपिक, ठीक है? ओके अगला बताइएगा, जब केस होता है तो केस की जजमेंट की कॉपी मिलती है, ठीक है? उस जजमेंट की कॉपी के बेसिस पे अपील फाइल करी जाती है। ओके अपील फाइल करने का समय था 30 दिन का, हम कोर्ट जा रहे थे जजमेंट की कॉपी लेने, लेकिन कोर्ट ने हमको जजमेंट की कॉपी ही दी 40वें दिन, ठीक है? जब उन्होंने जजमेंट की कॉपी 40वें दिन दी तो 40th डे हम अपील फाइल करने गए, और जब हम अपील फाइल करने गए तो उन्होंने कहा ये टाइम बार्ड हो गया है। अब बताओ मैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा? हाँ मिलेगा कि हाँ है ना? में जवाब दो। अच्छा रिपीट कर दे रहे, किसी भी केस में जजमेंट होता है, देख ही लिया आप लोग ने श्रेया सिंघल में, है ना? उस जजमेंट की जो कॉपी होती है ना वो फाइल करी जाती है, तब अपील होती है, यानी अपील फाइल करने के लिए यू नीड अ कॉपी ऑफ जजमेंट, ठीक है? अब क्या हुआ, जजमेंट की कॉपी हम रोज लेने जाते थे लेकिन वो हमें दे नहीं रहे थे, उन्होंने 40वें दिन हमें जजमेंट की कॉपी दी, और इसलिए जिस दिन कॉपी दी 40th डे ही हम अपील फाइल करने गए। जब हम अपील फाइल करने गए तो वो टाइम बार्ड बता दिया उन्होंने। अब बताओ हमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा? सबकी कंसेंसस है इसमें? पक्का? क्योंकि इसमें गलती किसकी थी? कोर्ट की, ठीक है? पहला वाला डिस्प्यूटेड है अभी। अच्छा अगला सुनो, सेम जो हमने रिपीट किया था, मेरे पास अपील फाइल करने का समय था 30 दिन का, पिताजी बीमार थे और घर पे उनकी देखरेख करने के लिए मेरे अलावा और कोई नहीं था, ठीक है? इन सच अ सिनेरियो कि अगर हम जाते तो उनको तबीयत ज्यादा खराब हो सकती थी, ठीक है? विल आई बी गेटिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम? नो? कंसेंसस है सबका, एवरीवन फॉर नो? है सफिशिएंट कॉज? ये देखो चीटिंग होती है, हम नहीं खेलेंगे, हमें नहीं खेलना चीटिंग नहीं खेल करना, ये गलत बात है ये गलत बात है। ओके सो कहां पहुंचे, किस नतीजे पे पहुंचे? तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अगला टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, है ना? ओके व्हाट इज सफिशिएंट कॉज एंड व्हाट इज नॉट मे बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, जितने केसेस हमने डिस्कस करे ये केसेस कोर्ट केसेस थे, क्योंकि सफिशिएंट कॉज की मीनिंग डेफिनेशन एक्ट में तो दी नहीं है, यानी हर केस होता गया, ठीक है? और केस से ही डिसीजंस आते गए। लेट्स सी, फर्स्ट रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द हाई कोर्ट which misled the appellant or his counsel in not filing appeal। बताओ sufficient cause है कि नहीं है? गलती यहां किसकी हुई? wrong practice by the high court, यानी गलती किसकी थी? हाई कोर्ट की। sufficient cause होगा कि नहीं? yes sufficient cause होगा।
In certain cases, mistake of counsel may be taken into consideration in condonation of delay. Mistake of counsel, counsel समझ गए, यही जिससे आपने कंसल्ट किया, जो लॉयर है आपका, उसकी गलती थी, ठीक है, तो भी उसको सफिशिएंट कॉज मान लिया जाएगा. थर्ड वाला देखो, ये था आपका वो फर्स्ट वाला. Wrong advice given by the advocate can give rise to sufficient cause in certain cases. अब देखो बात समझिए, पहली बात तो हम लॉ के नॉलेजेबल पर्सन नहीं हैं, इसीलिए हमने लॉयर हायर किया, और हम ये मान के चलते हैं कि लॉयर को नॉलेज है. आप डॉक्टर के पास जाते तो ये मान के जाते हैं ना कि उसको दवाई पता होगी, ऑपरेशन करना आता होगा, है ना. अब वो बीइंग अ लीगल पर्सन, उसने अगर हमें गलत एडवाइस दी और हम बोनाफाइड थे, देन इन दैट केस हमको प्रोटेक्शन मिल सकती है, ठीक है. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये केसेस हैं, इसमें देखो भी आगे लिखा है इन सर्टेन केसेस. अब मान लो तुम्हारे पास दो लॉयर थे, एक ने तुम्हें 30 डेज बताया, एक ने तुम्हें 60 डेज बताया, तो तुम्हें यहां पर कंफर्म करना चाहिए था. एग्जैक्टली अगर तुम्हारे पास दो लॉयर थे, एक ने 30 बताया, एक ने 60 बताया, तो कंफ्यूजन अराइज हुआ ना, तो तुम्हें तीसरे से कंसल्ट करना चाहिए. तुमने सोचा 30 और 60 एक काम करते, विचएवर इज लेटर कर लेते हैं, ठीक है, कह रहे ये नहीं माना जाएगा, ये केस टू केस डिफर करेगा. ओके, देन मिस्टेक ऑफ लॉ इन एस्टैब्लिशिंग और एक्सरसाइजिंग द राइट गिवन बाय लॉ. मिस्टेक ऑफ लॉ हुई, लॉ को इंटरप्रेट करने में गलती हुई, ठीक है. अगेन मिस्टेक ऑफ लॉ एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ये दो बातें हैं, बताओ क्या फर्क हुआ. मिस्टेक ऑफ लॉ एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ लॉ समझ गए, हाँ, लॉ को इंटरप्रेट करने में गलत हुआ, वो सफिशिएंट कॉज हो सकता है. लेकिन आप कह रहे हैं हमको लॉ पता ही नहीं था, आप अपील करने गए 25 साल बाद, आपने कहा अच्छा अपील की भी टाइम लिमिट होती है, हमको नहीं पता था, ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ठीक है. फिफ्थ देखो क्या हो गया, imprisonment of the party or serious illness may be considered. अब may be समझ गए, आप अकेले थे जिसको पता था केस के बारे में, और आप कोमा में हैं, आप अपील फाइल नहीं कर पाए, सफिशिएंट कॉज. आपके पूरे परिवार को पता था, ठीक है, लेकिन कोई नहीं गया, नॉट अ सफिशिएंट कॉज. आपको ये समझ में आ रहा है, केस टू केस डिफर करेगा ये. अच्छा, सिक्स्थ बताओ, ये आप लोगों ने बता दिया था. टाइम टेकन फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डिक्री ऑफ द जजमेंट नेसेसरी टू अकंपनी द अपील. अपील के साथ जजमेंट की कॉपी लगनी थी, वो जजमेंट की कॉपी नहीं दे रहे थे, वॉज कंसिडर्ड फॉर कंडोनिंग द डीले. इसी तरह सेवेंथ, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइल ऑफ द केस टू द स्टेट काउंसिल. हम उनसे कहते भैया केस की फाइल दो ताकि हम आगे का प्रोसीजर बढ़ाएं, वो केस की फाइल ही नहीं दे रहे थे, ये सफिशिएंट कॉज हो सकता है कि नहीं. देखो क्या लिखा है, इज नो ग्राउंड फॉर कॉन्डोनेशन और इनऑर्डिनेट डीले. नो ग्राउंड लिखा है इसमें, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइल ऑफ द केस टू द स्टेट काउंसिल और पैनल लॉयर इज नो ग्राउंड. कह रहे ये नो ग्राउंड है क्योंकि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब वो आपको अवेलेबल हो सकती थी, अगर आप और एफर्ट करते या और कहीं से रिक्वायर करते तो आप हो सकती थी. अगर आप ये कह रहे हैं मुझसे लेने गए उन्होंने नहीं दी, दिस इज नॉट अ थिंग. ये चीज क्या है, सर्टिफाइड कॉपीज के लिए नहीं कह रहे हैं, फाइल ऑफ द केस, केस जो आपका है उसकी फाइल की बात कर रहे हैं, वो जजमेंट की कॉपी है. हाँ एग्जैक्टली, हमारे केस के फैक्ट्स क्या है, हमारी चीज क्या है, ये आप मतलब ये तो आप ही के पास अवेलेबल होगा, ये आपके पास नहीं था, दिस कैन नॉट बी अ ग्राउंड. और लास्ट देखो क्या है, हाँ बेटा कौन से वाले में देखो है कि नहीं है, पढ़ के बताओ. नो ग्राउंड, नॉट अ सफिशिएंट कॉज. एट्थ में क्या हुआ, महेंद्र यादव वर्सेस रत्ना देवी. ailment of father during which period the defendant was looking after him has been held to be a sufficient and genuine cause. इसको sufficient cause माना गया. अब सिमिलर डिसीजन को देखते हुए एक और पर्सन ने कहा कि हमारे पिताजी भी बीमार हैं, इसलिए हम केस फाइल नहीं करने आए. वो बात अलग है, उनका भरा पूरा परिवार था, 8-10 नर्सें भी थी, ठीक है, तब भी हम केस फाइल करने नहीं आए. अब बताओ सफिशिएंट कॉज है कि नहीं है, वो सफिशिएंट कॉज नहीं होगा, ठीक है. सो दिस इज द मोस्ट डिस्प्यूटेबल थिंग कि किसको सफिशिएंट कॉज मानेंगे और किसको सफिशिएंट कॉज नहीं मानेंगे. एब्सोल्युटली नहीं दे सकते.
इनन्यूमरेबल केसेस हो सकते हैं ना। सिंपल सोचो ना, आप क्लास में लेट आए, इसके 100 बहाने हो सकते हैं, मतलब 100 रीजन हो सकते हैं। हाँ, कई कई बार बच्चे ऐसा रीजन देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ये भी हो सकता है। तो इसका कोई फिक्स सर्कमस्टांसेस हो ही नहीं सकते। सोचो ये तो क्लास की बात, तो ये तो पूरे लॉ की बात है। तो ये कह रहे उन्होंने डिवाइन ही नहीं किया, और पूरा किसके ऊपर छोड़ दिया? जज के ऊपर। तुम्हें ठीक लगे तो कर देना, तुम्हें ना ठीक लगे तो ना करना। एंड मोर ओवर दिस इज अ इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट। इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट समझते हो? हर केस दूसरे केस से अलग होगा। जैसे पिताजी उसके भी बीमार थे, पिताजी उसके भी बीमार थे, लेकिन जिनके पिताजी एक के बीमार थे उनके माताजी भी साथ में थी, 8-10 नर्सें भी थी, पूरा घर था, सब था, और उनके पिताजी अकेले थे। पिताजी बीमार इज नॉट अ रीजन, अकेले होना इज अ रीजन। डिफरेंस समझ में आया? तो इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट है, केस टू केस देखा जाएगा। क्लियर? हाँ बेटा। वो कुछ भी कर सकते हैं, बट एक्सटेंशन तब मिलेगा जब आप ये डॉक्ट्रिन, मतलब ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होगा, एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलेगा। ठीक है, आप इन्फॉर्म जब करोगे तो वही करोगे, नोटिस ही दोगे, तो आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम ग्रांट होगा। अच्छा, माता जी बीमार हो गई तो वही देखेंगे अकेले हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट पिताजी ओनली। ओके, फाइन। चलो, हाँ बेटा बताओ, पढ़ के बताओ। इम्प्रिजनमेंट ऑफ द पार्टी और सीरियस इलनेस मे बी कंसिडर्ड। हो सकता है हो सकता है ना हो। हाँ एग्जैक्टली exactly. अब मान लो इम्प्रिजनमेंट हुआ और वो दिमागी तौर से पागल हो गया, ठीक है, अब इसमें भी डिपेंड करता है कि उसका कोई लीगल एयर या उसका कोई लॉयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस कर रहा है तो ठीक है, कर सकता है। और नहीं कुछ भी है, वो बता ही नहीं रहा क्यों पागल हुआ, मतलब केस क्या था, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, देन दैट कैन बी अ सफिशिएंट कॉज। क्लियर? ठीक है, ये क्या लिखा है? कॉजी ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट्स। कॉजी ट्रिब्यूनल समझ गए? कॉजी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। हाँ, कॉजी जुडिशियल मतलब जो काम कोर्ट की तरह करते हैं लेकिन एक्चुअली कोर्ट नहीं होते। दे हैव नो पावर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी ये पावर सिर्फ और सिर्फ किनके पास होती है? कोर्ट्स के पास। बस इसके अगले पैराग्राफ में भी वही लिखा है, ये इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट है और केस टू केस दिस विल बी डिफरेंट। एनी डाउट? पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो यहां तक इसको कंप्लीट करना, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल पढ़ लो जरा। हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा था ना? ठीक है, फाइन, ओके। चलो इसके आगे वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।